हेलो फ्रेंड्स, आज हम राव मालदेव के बारे में अध्ययन करेंगे। राव मालदेव, जिसका शासनकाल मारवाड़ में 1532 से लेकर 1562 तक रहा। दोस्तों, राव मालदेव एक बहुत ही परम शक्तिशाली राजा था और इस राजा के कई उपनाम मिलते हैं। ये इनका चित्र है। आइए इनके उपनाम देखते हैं। दोस्तों, इनको 52 युद्धों वाला विजेता भी कहा जाता है। 52 युद्ध जीते थे इन्होंने अपने शासनकाल में, इसलिए इनको 52 युद्धों वाला विजेता भी कहा जाता है। हशमत वाला राजा, जो फारसी इतिहासकार थे, उन्होंने इसको हशमत वाला राजा कहा है। भारत का महान पुरुषार्थी बदायूनी एक इतिहासकार हुआ है इतिहास में, जिसने इसे भारत का महान पुरुषार्थी भी कहा है। हिंदू बादशाह, दोस्तों इसको हिंदू बादशाह कहा है। और कट्टर हिंदू राजा महाराजा कर्ण सिंह को कहा है, जो बीकानेर के राठौड़ वंश के थे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हिंदू के नाम से कई उपाधियां मिली हुई है, आपको इनको सेपरेटली याद रखना है। हिंदू बादशाह किसे कहा गया है? राव मालदेव को। दोस्तों, ये राव मालदेव महाराज गांगा के पुत्र थे, राव गांगा के। और राव गांगा के मृत्यु के बाद राव मालदेव गद्दी पर बैठते हैं। दोस्तों, राव मालदेव का राज्याभिषेक सोजत में हुआ था। इनका राज्याभिषेक सोजत में इस कारण से हुआ था दोस्तों, क्योंकि इनको इनके पिता का हत्यारा माना जाता है। मारवाड़ का पितृहंता इन्हें माना जाता है, पहला पितृहंता। इसलिए ये जोधपुर न जाकर सोजत में रहे इनके पिता की हत्या के बाद, और इनका जो राज्याभिषेक हुआ वो सोजत में ही हुआ। इनको जोधपुर जाने से डर लगता था वहाँ के सरदारों से, इसलिए इन्होंने जो अपना रहना अपना उचित समझा शुरू के काल का, वो सोजत में समझा और इनका राज्याभिषेक सोजत में हुआ। इसके बाद ये वहां पर जोधपुर गए। मालदेव की विजय, दोस्तों मालदेव ने कई युद्ध जीते, लेकिन इनकी जो महत्वपूर्ण विजय है उनके बारे में हम यहाँ पर एक बार शॉर्ट में देखेंगे। तो मालदेव की महत्वपूर्ण विजय 1532। दोस्तों, सर्वप्रथम मालदेव ने भादराजुण, दोस्तों ये भादराजुण जो जगह है ये जालोर में आती है, और भादराजुण के वीरा को हराकर भादराजुण जीत लिया। तो दोस्तों, सर्वप्रथम इन्होंने 1532 में जो इनकी महत्वपूर्ण विजय मिलती है वो मिलती है वीरा को हराकर इन्होंने भादराजुण जीत लिया। इसके बाद दोस्तों 1533 में इन्होंने नागौर के दौलत खां को हीराबाड़ी के युद्ध में पराजित किया। तो हीराबाड़ी का युद्ध का संबंध मालदेव और दौलत खां से है, और इन्होंने नागौर के दौलत खां को 1533 में हराकर क्या जीत लिया दोस्तों? नागौर। तो भादराजुण जीत लिया, नागौर जीत लिया। इसके बाद दोस्तों 1538 सिवाना के राव डूंगर सिंह को हराकर सिवाना जीत लिया। दोस्तों, मालदेव एक ऐसा शासक था जो अपने आसपास के राज्यों को जीतना चाहता था और अपने राज्यों की सीमाओं को बहुत दूर तक फैलाना चाहता था, चहुमुखी विकास करना चाहता था। तो इसलिए इसने अपने आसपास के क्षेत्र को जीतना शुरू किया, जिसमें 1532 में इसने भादराजुण जीता, 1533 में इसने नागौर जीता, और 1538 में इसने सिवाना, जो कि बाड़मेर में है वर्तमान, तो इसने बाड़मेर के सिवाना को भी जीत लिया, जिसको मारवाड़ की शरण स्थली भी कहा जाता है। तो 1538 में सिवाना के राव डूंगर सिंह को हराकर सिवाना। इसके बाद दोस्तों 1538 में मीरता व अजमेर पर अधिकार कर लेता है राव मालदेव। दोस्तों, राव मालदेव की महत्वाकांक्षाएं इतनी उच्च हो चुकी थी कि उसने अपने आसपास के क्षेत्र के साथ साथ उन क्षेत्रों को भी नहीं छोड़ा जहां पर उन्हीं के रिश्तेदार या उन्हीं के परिवार के लोग रहा करते थे। दोस्तों, इसी कड़ी में मेड़ता आता है। मेड़ता में वीरमदेव था, और वीरमदेव मारवाड़ का ही एक सामंत था। और दोस्तों, आपको जैसा कि पता है कि सामंत वही लोग हुआ करते थे जो इनके घर परिवार के लोग हुआ करते थे राजा के, और ये अपने राजा को काका जी या भाई जी कहकर संबोधित किया करते थे। तो दोस्तों, ये राव मालदेव 1538 में मेड़ता व अजमेर पर अधिकार कर लेता है। होता क्या है दोस्तों, जब राव मालदेव राजकुमार था, मतलब युवराज था, जब इसके पिता राजा थे वहाँ के राव गांगा, तब से ही वीरमदेव और मालदेव के मध्य दरियाजोश हाथी को लेकर विवाद था। दोस्तों, एक हाथी था दरियाजोश नाम का, और इन दोनों को लेकर इन दोनों के मध्य विवाद था। जब मालदेव ने वीरमदेव से अजमेर मांगा, तब उसने देने से मना कर दिया, क्योंकि दोस्तों जो वीरमदेव था उसके अंडर में मेड़ता और अजमेर दोनों थे। तो मालदेव ने अजमेर पर आक्रमण करना चाहा, तो पहले उसने इससे वार्तालाप किया और कहा कि अजमेर मुझे दे दे। तो क्योंकि राव मालदेव को तो लड़ाई का एक कारण चाहिए था, तो उसने उससे अजमेर मांगा, और वीरमदेव ने अजमेर देने से मना कर दिया।
तब मालदेव ने मेड़ता और अजमेर दोनों पर अपना अधिकार कर लिया। तो मालदेव क्या करेगा, मेड़ता पर चढ़ाई कर देगा और मेड़ता पर तो अधिकार करेगा ही करेगा, अजमेर पर भी अपना अधिकार कर लेगा। वीरमदेव भागता है दोस्तों यहाँ से और कहाँ जाता है, शेर शाह सूरी की शरण में चला जाता है। पहले तो दोस्तों ये वैसे बूंदी का जो शासक था सवाई रणथंभौर का राव सुरजनहाड़ा, उसके पास जाता है और उसके थ्रू ये शेर शाह सूरी के पास जाता है। तो दोस्तों वीरमदेव भागकर शेर शाह सूरी की शरण में चला जाता है। इसके बाद दोस्तों इसकी अगली जो विजय आती है वो आती है 1539 की, राठौड़ बीदा के नेतृत्व में। राठौड़ बीड़ा के नेतृत्व में इसने सेना भेजी थी मारवाड़ी, जिसने सिकंदर खां को हराकर जालोर जीत लिया। तो दोस्तों हमने देखा सर्वप्रथम इसने क्या जीता था दोस्तों, भादराझुंड। भादराझुंड के बाद इसने क्या जीता था दोस्तों, नागौर। नागौर के बाद इसने जीता था दोस्तों सिवाना। सिवाना के बाद इसने अधिकार किया मेड़ता और अजमेर पे। और अब दोस्तों इसने किसको जीत लिया है, जालोर को। तो दोस्तों इतने सारे आसपास के क्षेत्र जीतने के बाद अब इसकी और महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी और ये इतनी महत्वाकांक्षा में क्या करेगा दोस्तों, 1542 में बीकानेर पर आक्रमण कर देगा और बीकानेर को भी जीत लेगा। दोस्तों 1542 पे इसकी बीकानेर विजय का उल्लेख मिलता है सेनापति कूपा के नेतृत्व में। दोस्तों राव मालदेव के दो वीर सेनापति थे, चेता और कूपा। ये बहुत ही वीर सेना नायक थे। तो इनमें से कूपा को दोस्तों मालदेव पाहेबा के युद्ध में राव जेतसी को पराजित करने के लिए भेजता है। तो दोस्तों पाहेबा जगह श्रीगंगानगर में आती है और पाहेबा के युद्ध में राव मालदेव की सेना, जिसका नेतृत्व सेनापति कूपा कर रहा था, वह बीकानेर के शासक राव जेतसी को हरा देती है। और ये पाहेबा जगह कहाँ पर है दोस्तों, श्रीगंगानगर में। और ये घटना है सन 1542 की। राव जेतसी इस युद्ध में मारा जाता है। जैसा कि दोस्तों आपको ज्ञात है, अब राव जेतसी का पुत्र है यहाँ पर राव कल्याणमल। तो दोस्तों ये राव कल्याणमल उम्र में छोटा होता है, उस समय युवराज होता है। तो दोस्तों राव कल्याणमल चाहेगा कि अब मैं अपना खोया हुआ जो राज्य है और अपनी पिता का जो मौत का बदला है, इन दोनों को वापस से पालूं। एक तो अपने पिता की मौत का बदला लूं और अपना खोया हुआ राज्य वापस से इसको पालूं। तो यह क्या करेगा दोस्तों, दिल्ली का जो राजा है, सुल्तान है शेर शाह, उसकी शरण में चला जाएगा। तो दोस्तों ऑलरेडी एक शासक जो मेड़ता का वीरमदेव था वो शेरशाह की शरण में जा चुका था और राव कल्याणमल भी अपने राज्य को पुनः पाने के लिए शेरशाह की शरण में चला गया, क्योंकि उस समय मालदेव की टक्कर लेने वाला एक ही राजा था, वो था शेरशाह। कूपा को बीकानेर का प्रशासक नियुक्त किया गया। इस विजय के बाद कूपा को बीकानेर का प्रशासक नियुक्त किया जाता है और झुंझुनू की जागीर दे दी जाती है। इसके बाद दोस्तों हम हुमायूं से संबंध देखते हैं। हुमायूं से संबंध देखना इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि शेर शाह सूरी एक अफगान शासक था और जब यह भारत में इसकी एंट्री होती है तो ये दोस्तों चौसा के युद्ध में हुमायूं को, जो कि मुगल शासक था, उसको हराकर क्या बनता है दोस्तों, दिल्ली का बादशाह। तो दोस्तों ये ज़्यादा दिन तक शासन नहीं करता, 2-3-4 साल का इसका शासन मिलता है। तो दोस्तों शेर शाह सूरी अपने शासनकाल में कई ऐसे कार्य कराता है जिसकी वजह से शेर शाह सूरी को आज भी लोग याद करते हैं। एक तो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाता है। तो दोस्तों ये हुमायूं को हराता है। अब हुमायूं हार कर वापस अपनी जगह चला जाता है। तो दोस्तों हुमायूं से संबंध कैसे रहते हैं राव मालदेव के, आइए देखते हैं। दोस्तों राव मालदेव ने शेर शाह सूरी से पराजित हुमायूं को बीकानेर परगना और उचित सहायता देने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि दोस्तों जब राव मालदेव आसपास के अपने सभी क्षेत्रों को जीतकर अपनी उभरती हुई शक्ति के कारण प्रसिद्ध हो रहा था, तब इसको एक बात ये भी पता थी कि कभी ना कभी मेरा मुकाबला दिल्ली के बादशाह शेर शाह सूरी से भी होगा, क्योंकि वो भी अपने क्षेत्र में एक उभरती हुई शक्ति थी। तो भारतवर्ष में उस समय दो बड़ी शक्तियां उभर रही थी, एक तो राव मालदेव और एक शेर शाह सूरी। तो इनका भी आगे चलकर मुकाबला होना निश्चित था। तो दोस्तों इसको पता चलता है कि हुमायूं शेर शाह सूरी से हारा है, तो इसलिए यह चाहेगा कि मैं हुमायूं से संबंध स्थापित करूं और हुमायूं और राव मालदेव दोनों एक साथ अगर हो जाते हैं तो हम शेर शाह सूरी को हरा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है और राव मालदेव ने शेर शाह सूरी से पराजित हुमायूं को बीकानेर परगना, क्योंकि बीकानेर 1542 में इसने जीत लिया था, इसलिए उसको बीकानेर परगना और उचित सहायता देने का प्रस्ताव रखता है। परंतु हुमायूं इसकी बात पर ध्यान नहीं देता और वह 1 वर्ष बाद मारवाड़ पहुंचता है। उस समय तत्काल वो ध्यान नहीं देगा दोस्तों और 1 वर्ष बाद मारवाड़ पहुंचेगा। और जब
मारवाड़ आएगा तो राव मालदेव उचित सम्मान नहीं देगा। जब राजा कोई आता है तो राजा उससे उम्मीद करता है कि मुझसे वहाँ का राजा ही मिलने आएगा। राव मालदेव क्या करता है दोस्तों, इससे मिलने नहीं जाता और अपने कुछ जो छोटे अधिकारी होते हैं उनको मिलने के लिए भेजता है, तो इसको उचित सम्मान नहीं मिलता वहाँ पर। तो इसको इसके जो अधिकारी होते हैं हुमायूं के, वो मना कर देते हैं कि हमें राव मालदेव से अब आगे वार्ता नहीं बढ़ानी चाहिए, और 1542 ईस्वी में ही फलौदी से वह वापस लौट जाता है। हुमायूं मारवाड़ में सर्वप्रथम जोगी तीर्थ स्थान पर आया था। तो दोस्तों ये एक ऐसा फैक्ट है जो पूछा गया है परीक्षा में, इसलिए मैं यहाँ लेकर आया हूँ इसको। हुमायूं मारवाड़ में सर्वप्रथम कहाँ आया था दोस्तों, जोगी तीर्थ स्थान पर। इसके बाद दोस्तों गिरी सामेल का युद्ध होता है। क्योंकि 1542 तक हमने पढ़ लिया, अब 1544 की महत्वपूर्ण घटना आती है दोस्तों। 5 जनवरी 1544 को गिरी सामेल का युद्ध होता है। दोस्तों इस युद्ध का उपनाम जेतारण का युद्ध भी है। वर्तमान में यह जगह पाली जिले में आती है, और पाली जिले के अंदर जेतारण एक तहसील है। उस तहसील के अंदर गिरी और सामेल एक जगह है। गिरी अलग जगह है, सामेल अलग जगह है, दोनों आसपास हैं। तो दोस्तों गिरी और सामेल का युद्ध कहा जाता है, जो राव मालदेव और शेर शाह सूरी के मध्य हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 5 जनवरी 1544। ये डेट आपको एज इट इज याद रखनी है। मानचित्र से चित्रण देखते हैं दोस्तों इसका। ये राजस्थान का मानचित्र है, इसमें ये जोधपुर की स्थिति है, और जोधपुर का शासक था दोस्तों राव मालदेव। और दोस्तों ये पाली है, पाली के अंदर जेतारण गिरी सुमेल स्थान यहाँ पर आता है। सुमेल भी बोला जाता है, सामेल भी बोला जाता है। युद्ध का कारण क्या था दोस्तों, 1538 में राव मालदेव द्वारा मेड़ता पर अधिकार, जिससे वहां का शासक वीरमदेव मेड़तिया खुश नहीं था, अतः वह शेरशाह सूरी के पास चला जाता है। इसके बाद दोस्तों 1542 में राव मालदेव द्वारा बीकानेर के शासक राव जेतसिंह की हत्या और फिर बीकानेर पर अधिकार, जिससे परेशान होकर राव जेतसिंह का पुत्र राव कल्याणमल शेर शाह सूरी के दरबार में चला गया और मारवाड़ पर आक्रमण के लिए शेर शाह सूरी को क्या करता है दोस्तों, आमंत्रित करता है। तो दो ये युद्ध के बड़े कारण थे। तो दोस्तों एक तरफ राव मालदेव है और एक तरफ शेर शाह सूरी। राव मालदेव मारवाड़ का शासक और शेर शाह सूरी दिल्ली का शासक। दोस्तों राव मालदेव के साथ हैं जेता और कूपा, और शेर शाह सूरी के साथ है दोस्तों राव कल्याणमल और वीरमदेव मेड़तिया। दोस्तों राव मालदेव अपना शिविर गिरी स्थान पर लगाता है और शेर शाह सूरी अपना शिविर मालदेव स्थान पर लगाता है। दोस्तों शेर शाह सूरी यहाँ पर एक चाल चलता है, क्योंकि उसको इस युद्ध में कैसे भी कर जीत रहा था, और वो राव मालदेव की विशाल सेना देखकर सोचता है कि मुझे इस युद्ध को जल्द से जल्द जीत लेना चाहिए, क्योंकि शेरशाह सूरी के सामने एक समस्या और थी कि इतने बड़े जो रेगिस्तान में रसद पानी की समस्या भी हो सकती थी। तो दोस्तों इसलिए शेरशाह सूरी जल्द से जल्द युद्ध को जीतना चाहता था, इसलिए वो यहाँ एक चाल चलेगा और जेता और कूपा के लिए जाली पत्र राव मालदेव के शिविर में रखवा देगा, जिससे राव मालदेव का जेता और कूपा से विश्वास उठ जाएगा और राव मालदेव सेना की कुछ टुकड़ी लेकर वापस मारवाड़ की तरफ लौट जाएगा, और राव मालदेव की तरफ से जो सेना लड़ रही थी उसमें कुछ कमी हो जाएगी सेना में, और जेता और कूपा अपनी स्वामी भक्ति दिखाने के लिए शेरशाह सूरी से अपनी अंतिम सांस तक युद्ध करेंगे। तो दोस्तों राव मालदेव अपनी सेना लेकर वापस वहां चला गया। अब जेता और कूपा बसते हैं दोस्तों शिविर में। वो अपनी स्वामी भक्ति और अपने को सही सिद्ध करने के लिए शेरशाह सूरी से युद्ध करते हैं, और शेरशाह सूरी इस युद्ध में निर्णायक रूप से जीत जाता है। लेकिन इसको जीतने में यहाँ बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जेता और कूपा बहुत वीर थे और यहाँ पर अपनी पूरी ही ताकत के साथ वह शेरशाह सूरी का मुकाबला करते हैं। यहाँ पर दोस्तों जलाल खां जिलवानी की एक अतिरिक्त सेना टुकड़ी की सहायता मिलती है शेरशाह सूरी को अंतिम समय में, और वह यहाँ पर यह युद्ध फाइनली जीत जाता। दोस्तों इस युद्ध में शेरशाह सूरी तो स्वयं लड़ा था, परंतु मालदेव की तरफ से उसके वीर सेना नायक जेता और कूपा लड़े थे, और दोनों वीर गति को प्राप्त होते हैं। इस युद्ध के बारे में अब्बास खां सरवानी के ग्रंथ तारीख़ शेरशाही में शेरशाह सूरी के द्वारा कहा गया कथन लिखा हुआ है कि आज एक मुट्ठी बाजरे के पीछे मैं पूरे देश की बादशाहत खो देता। दोस्तों जब ये युद्ध खत्म होता है तो शेरशाह सूरी
एक कथन कहता है, वो कथन यह है कि आज एक मुट्ठी बाजरे के पीछे मैं पूरे देश की बादशाहत खो देता। ये कथन कई प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आपको यह याद रखना है। और आपको ये भी याद रखना है कि यह तारीख़ शेरशाही जो अब्बास खां सरवानी की ग्रंथ है उसमें लिखी हुई है। युद्ध का परिणाम, राव मालदेव के वीर सेना नायक जेता और कोपा इस युद्ध में मारे जाते हैं। राव मालदेव की हार होती है और शेरशाह सूरी इस युद्ध में जीत जाता है। दोस्तों, शेरशाह सूरी जीतने के बाद मारवाड़ पर अपना अधिकार कर लेगा, लेकिन कुछ समय के बाद शेरशाह सूरी दिल्ली की बादशाहत खो देगा और हुमायूं का इस पर फिर से कब्जा हो जाएगा। तो ये देखते हुए मालदेव तो इस युद्ध के बाद सिवाना चला जाता है और कुछ समय के बाद वापस से मारवाड़ पर अपना अधिकार कर लेगा, क्योंकि वहां पर दिल्ली में शेरशाह सूरी भी हार चुका होगा। इसके बाद मालदेव के मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह से भी संबंध हम देख लेते हैं। झाला सज्जा का पुत्र जेत सिंह, जेत्र सिंह या जेत सिंह दोनों नाम मिलते हैं इसके, उदयपुर की जागीर छोड़कर, दोस्तों ये उदयपुर में था और ये उदयपुर की जागीर छोड़कर मारवाड़ के पास शरण में आता है मालदेव की। और मालदेव इसको क्या करते हैं दोस्तों, खेरवा का पट्टा दे देते हैं, खेरवा की जागीर इसको दे देंगे। जेत्र सिंह ने अपने पुत्री स्वरूप देवी का विवाह मालदेव से कर दिया। दोस्तों, ये अपनी पुत्री का विवाह किससे कर देगा, मालदेव से। तो मालदेव क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर कुछ समय बाद मालदेव ने स्वरूप देवी की छोटी बहन से विवाह करने की बात जेत्र सिंह के सामने रखी। दोस्तों, यहाँ पर यह भी मिलता है कि एक दिन राव मालदेव जेत्र सिंह के यहाँ जाते हैं और वह स्वरूप देवी की छोटी बहन को वहाँ देखते हैं। तो वहाँ देखने के बाद वो इतनी खूबसूरत थी कि राव मालदेव सोचते हैं कि इससे मैं विवाह कर लेता हूँ। तो वह जेत्र सिंह के सामने अपनी इच्छा रखेंगे, परंतु जेत्र सिंह ने उसका विवाह उदय सिंह के साथ कर दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर जब ये इसका विवाह उदय सिंह के साथ कर देंगे तो राव मालदेव क्या करेगा दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग पर क्या कर देगा, मेवाड़ पर एक तरह से आक्रमण कर देगा। परंतु दोस्तों, इसको यहाँ सफलता नहीं मिलेगी और ये एक तरह से यहाँ हार जाएगा और ये वापस मारवाड़ आ जाता। इसके बाद दोस्तों हरमाणा का युद्ध आता है। दोस्तों, ये युद्ध लड़ा गया था 24 जनवरी 1557 को। इसका कारण क्या था दोस्तों, इसका कारण था मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह और अजमेर के हाजी खां पठान के मध्य रंग राय नामक वेश्या को लेकर विवाद हो गया था। और दोस्तों, ये युद्ध लड़ा गया था महाराणा उदय सिंह और हाजी खां मेवात के मध्य। लेकिन इस युद्ध को हम राव मालदेव के शासनकाल में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता है अभी जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि राव मालदेव ने उदय सिंह पर आक्रमण किया था कुंभलगढ़ दुर्ग पर और वो वहाँ से हार गया था। तो दोस्तों अब राव मालदेव कहीं ना कहीं उदय सिंह से बदला लेना चाहेगा, तो उदय सिंह का हाजी खां मेवात से युद्ध होगा। तो दोस्तों इस युद्ध में क्या करेगा, राव मालदेव इस हाजी खां मेवात की सहायता करेगा और दोस्तों हाजी खां मेवात इस युद्ध में जीत जाता है। तो इस युद्ध में हाजी खां मेवात जीतेगा और उसका साथ राव मालदेव ने दिया, क्योंकि राव मालदेव कुंभलगढ़ हार का क्या लेना चाहता था दोस्तों, यहाँ बदला लेना चाहता था। इसलिए आपको यह हरमाणा का युद्ध भी याद रखना है। कब लड़ा गया था दोस्तों, 24 जनवरी 1557 को। इसके बाद दोस्तों राव मालदेव से संबंधित हमने सभी फैक्ट पढ़ लिए। एक फैक्ट और यहाँ बचता है, रूठी राव मालदेव से जुड़ा हुआ दोस्तों एक फैक्ट और बचता है रूठी रानी उमादे के बारे में। दोस्तों इतिहास में रूठी रानी के नाम से उमादे प्रसिद्ध है। दोस्तों ये उमादे कौन थी देखते हैं। जैसलमेर के बाटी शासक लूणकरण की पुत्री कौन है, उमादे। और इसका विवाह दोस्तों सन 1536 में मारवाड़ के शासक राव मालदेव से होता है। तो दोस्तों एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, लूणकरण की पुत्री है भाटी शासक उमादे और किसकी वाइफ है, राव मालदेव की, जिसका विवाह कब हुआ था मालदेव से, 1536 में। दोस्तों विवाह के बाद से ही यह रूट कर अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में रहने लगी थी। दोस्तों ये राव मालदेव से क्यों रूठी थी, किस लिए रूठी थी, इसके पीछे कई जनश्रुतियाँ हैं। हमें जनश्रुतियों पर नहीं जाना है क्योंकि ये कहानियाँ इतिहास में नहीं पूछी जाती है। इतिहास में फैक्ट पूछे जाते हैं कि राव मालदेव से रूठकर कहाँ रहने लगी थी, रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, इस तरह से। तो दोस्तों यह अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में रहने लगी थी और अजमेर के तारागढ़ दुर्ग को गढ़ बीठली भी कहा जाता है। दोस्तों उमादे राजस्थान के इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। राव मालदेव ऐसी बात नहीं है कि इनको मनाने का प्रयास नहीं करते। राव मालदेव इनको मनाने के लिए ईसरदास को भेजते हैं और ईसरदास इनको मनाने के लिए तारागढ़ दुर्ग में जाएंगे। तब दोस्तों
राव मालदेव की अन्य रानियों को लगता है कि कहीं उमादेव वापस आ गई और उसने अपनी चलाने लगी तो हमारा वर्चस्व कहीं कम ना हो जाए, इसलिए अन्य रानियां आशा भारत को ईसरदास के साथ भेज देती हैं और कहती हैं कि अगर रानी आने लगे तो एक दोहा पढ़कर आप उनको ये सुना देना जो इसका वर्णन मैं करने जा रहा हूँ, ताकि रानी वापस ना आए। तो दोस्तों, आशा भारत जब ईसरदास उनको मनाते हैं और उमादे आने के लिए तैयार होती है, तब आशा भारत वहाँ एक दोहा पढ़ेंगे। मान रखे तो पीयू रखे तज मान, दोए गयंद ना बंद ही, एकड़ खंबे ठान। इसका मतलब दोस्तों यहाँ यह है कि अगर तेरे को मान प्यारा है तो पति को छोड़ना पड़ेगा, और पति प्यारा है तो मान को छोड़ना पड़ेगा, और दोनों एक ही खंबे से यहाँ पर बंधकर नहीं रह सकते हैं। तो दोस्तों, इस दोहे को पढ़ने के बाद उमादे आते हुए ही अपना मन त्याग देती है और वह आजीवन तारागढ़ दुर्ग में रूठी रानी बनकर रहती है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपके सामने राव मालदेव से जुड़े हुए सभी फैक्ट्स को डिस्कस किया है और आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी यहाँ पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।